नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों जो जंतर मंतर से जो आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व कांग्रेस जनता पार्टी ने किया, तो उसमें अब यह प्रश्न उठ रहा है कि उस आंदोलन में जेन जेड का क्या भूमिका है, क्या रोल है। तो जेन जेड एक तरह से उभरता हुआ व्यक्तित्व है, उभरते हुए युवा हैं, उभरता हुआ छात्र एवं छात्राएं हैं। तो इस संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जो राष्ट्र कवि, क्रांतिकारी कवि के नाम से जाने जाते हैं, जो ब्रिटिश काल में कुरुक्षेत्र कविता लिखा, उस कविता में उन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखा है कि रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, लेकिन जब रोग आ गया है पास हो, तिक्त औषधि के सिवा कोई उपाय नहीं, शामित हो नहीं सकता वह मिष्टान से। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब कोई रोग शरीर में आ गया है, जब कोई बीमारी शरीर में आ गया है, तो उस रोग के लिए कोई उपाय नहीं है। उसका आप किसी भी तरह से उपचार कर लें, जब खतरनाक बीमारी आ गया है, तो उसके लिए दवा या मिठाई रूप में दवा दी जाने वाली से वह ठीक नहीं हो सकता है, बल्कि उसके लिए ही तीक्ष्ण कड़वा दवा की आवश्यकता पड़ती है, तभी वह रोग ठीक होता है। यह कविता उन्होंने ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था, जब राष्ट्रीय आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच चुका था और करो और मरो का स्थिति बन गया था, और यह मान करके चला गया कि अब आक्रोश के अलावा भारत की आज़ादी नहीं मिल सकती। इसके लिए अंग्रेज़ों से मीठी मीठी वार्ता से कोई बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि बहुत पहले से ही अंग्रेज़ों से मीठी मीठी बातें भारतीय कर रहे थे, पत्राचार भी कर रहे थे, लेकिन सब पेपर पर ही हो रहा था। जो रिक्स के प्रिज्मेटिक सोसाइटी का एक पहलू भी है, जिसमें उन्होंने औपचारिकता की बात की है। औपचारिकता सिर्फ पेपर पर ही हो रहा था, लेकिन होना क्या चाहिए और हो क्या रहा था, इसी संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर का यह कुरुक्षेत्र कविता सही साबित होता है। अब वर्तमान सरकार के संदर्भ में आ जाइए, इस कविता का चरितार्थ समझने का प्रयास करें हम लोग कि यह सरकार आज नहीं, जब से बनी है लगभग 2014 से 2016 में ही इसने देश की जनता को तराही कर दिया, जो डिमोनेटाइजेशन करके। उसके बाद जीएसटी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यापक पैमाने पर इसमें बढ़ोतरी करके जो छोटे कारोबार, रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले थे, उसको यह सरकार कुचल दिया। ऐसी बातों को मैंने अपने पिछले वीडियो में भी उठाया हूँ, और जो आज सही साबित हो रहा है। असमय लॉकडाउन लगा करके, क्योंकि चमेली के हाथे छुछुंदर के माथे चमेली का तेल, कहाँ राजा भोज कहाँ गाँव तेल। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति बड़ा पद धारण कर लेता है, तो सिर्फ उलूल जुलूल की बातें करते रहता है। उसको यह मतलब नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की युवा, देश का विकास कैसे हो, उस पर ध्यान नहीं दे करके बहलावा में ला करके धर्म के नाम पे, जातीय के नाम पे, सांप्रदायिक हिंसा के नाम पे वह सिर्फ सत्ता साधना चाहता है, चाहे कोई ही व्यक्ति हो।
तो ऐसे व्यक्ति मुख्य रूप से अपने सलाहकार पे निर्भर करते हैं, जो उनका सलाहकार कहेगा वही करेगा। इसी संदर्भ में पूरा देश के वासी या निवासी समझ रहे हैं कि 2014 से लेकर के 2026 तक अच्छे प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, और ख़ास करके यह भंडाफोड़ तब हुआ जब नीट यूजी 2024 में पेपर लीक हुआ और सुप्रीम कोर्ट के मैनिपुलेट करके उस समय के तत्कालीन न्यायाधीश ने मात्र 4 शहरों का सेंटर को कैंसिल करा करके दोबारा एग्ज़ाम लिया गया। 2026 में ऐसा स्थिति बना कि हर स्टूडेंट, हर शिक्षक, हर कोचिंग सेंटर के पास यूजी नीट का पेपर लीक पहुंचा, और बड़े पैमाने पर वो धांधलियां भी हुई, जिसके कारण यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इस पर लगाम लगाने के स्थान पर जो लोग इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर करने गए उनको ही माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच की संज्ञा दे दी, जो बहुत ही दुख की बात है। इस चीज़ को मैंने पहले भी उठाया था। अगर शायद वो कॉकरोच की बात नहीं करते तो इतना बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा भी नहीं होते और ऐसा आंदोलन भी नहीं होता, जो मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद यह पहला ऐसा आंदोलन होगा। उसी तरह से छात्र को जब ये लग गया कि रुग्ण होना कोई चाहता नहीं, लेकिन जब रोग आ गया पास हो, इसका मतलब यह होता है कि कोई छात्र बेवजह उलझन में नहीं पहुंचना चाहता, विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मिशन पर लगा रहता है तो विवाद में नहीं पड़ना चाहता है, उसे सिर्फ मिशन पर ही ध्यान रहता है। लेकिन जब छात्रों एवं देशवासियों को खास करके ऐसे गार्जियन जिनके बच्चों ने आत्महत्या की, बहुत ही दुख की बात है, उनको भी सब्र की बांध टूट गया। अब लगा इस सरकार से मीठी मीठी बात करने से या इसका आंदोलन इसका समर्थन करने से या इसका चापलूसी करने से या इसके साथ धर्म के नाम पे आडंबर बनाने से कोई भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि एक गार्जियन ही समझ सकता है, एक अभिभावक ही समझ सकते हैं कि एक बच्चा को बनाने में और कोचिंग सेंटर में भेजने में कितना खर्च होता है और किस तरह से वो व्यवस्था करके पैसा भेजते हैं। खास करके किसान वर्ग के लोग और जो मिडिल क्लास के लोग जो संघर्ष करते हैं, हर गार्जियन का, हर अभिभावक का एक ख्वाहिश रहता है कि उनका बच्चा बड़ा से बड़ा पद धारण करे, क्योंकि आज भी देश में 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो कृषि व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे ही ज़्यादातर नीट यूजी जेईई की तैयारी करते हैं। तो वो अपने खेत बाड़ी भी बेचते हैं, अपने संसाधनों को भी जो कृषि से संबंधित बेचते हैं, ताकि उनके बच्चे अच्छा बने और आगे चल कर के उनका सहारा बने। लेकिन इस सरकार ने इनको सपनों को चकनाचूर किया है पिछले 12 से 13 साल में। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसके लिए ये कठोर निर्णय लेना ही सही था, जो चूँकि इस सरकार को बार बार समझाने से या बार बार अवेयर करने पर भी जागरूकता नहीं आ रही थी, तब भारत के युवा वर्ग, खास करके जेन जी के लोगों ने इस आंदोलन से जुड़े और ख़ास करके देश के सभी लोगों ने जो विपक्ष के थे या सरकार में शामिल थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन का समर्थन किया। चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो, चाहे कांग्रेस के समर्थक हो, चाहे सपा के समर्थक हो, चाहे एनडीए अलायंस के समर्थक हो, चाहे इंडिया अलायंस के समर्थक हो, सभी लोग ने इस आंदोलन को सफल बनाने में योगदान दिया।
जो बहुत ही सराहनीय बात है। और जैन जी के कारण ही इस सरकार की चूल हिल गई है और आगे की रणनीति क्या अपनाएगी, ये जो जांच पड़ताल करके जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहेंगे उनको यह सरकार प्रताड़ित करेगी, ताकि हिंदू मुस्लिम में फिर विभेद किया जाए। लेकिन इस आंदोलन से जो भी जुड़े हुए नेता रहें, चाहे विजीत दिपके हो चाहे अन्य हो, इसमें एकता स्थापित करना है और किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाए, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक्स।